यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड आवाज मॉर्निंग आ रही है सर। आपके पास, सभी के पास ठीक से? यस सर। स्क्रीन पे यस मैंने सर। क्वेश्चन लिख दिए हैं बच्चों दो, और स्टार्टिंग इन्हीं से कर लेते हैं, एक अच्छी शुरुआत हो जाएगी आज की। तो दोनों क्वेश्चन फटाफट कर दो। सेकंड में मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, आपको आंसर सोल्व करना है, क्योंकि ऑप्शन दे दिया तो आपको याद भी हो गया होगा, ये कल क्वेश्चन किया भी था हमने इस तरह से। चलिए दोनों क्वेश्चन बता दीजिए मुझे। फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन में सेकंड का आंसर बता देंगे। कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, फर्स्ट में न्यूमेरिकल वैल्यू है। सर फर्स्ट का तो 2 न्यूटन आया है। फर्स्ट का 2 न्यूटन आया है। और भी करें भाई बाकी? निकिता बोलती है 2 न्यूटन, बाकी क्या बोलते हैं? जो फर्स्ट कर ले वो सेकंड करे। निकिता सेकंड क्वेश्चन। एक स्मूथ सरफेस पूरा सिस्टम मूव कराया जा रहा है, उस ब्लॉक को स्टेशनरी रखने के लिए ऑन इंक्लाइन प्लेन, एम मास, शाबाश बच्चों, ट्राई करो, चाहे फिर गलती हो, कोशिश जरूर करें सभी। इस तरह के क्वेश्चन अब हमें आने चाहिए। बताओ भाई, टाइम क्यों लग रहा है इतना? इतने मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं है दोनों। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर एक निकिता ने बताया, बाकी और बताओ भाई। और भी तो बच्चे हैं, वो भी अपना आंसर सोल्व करें। अभी है, निकिता है, आरती है, एकलव्य। एकलव्य तो कोई आंसर देता ही नहीं है कभी। हितेश है, दीपाली, विधिका, रिया, भावना, अंजलि, ये सब बच्चे हो तुम। बताओ उनका आंसर बोलो भाई। फर्स्ट क्वेश्चन का 2 न्यूटन आंसर आ रहा है क्या? अगर मेरी आवाज तुम्हारे तक ठीक से जा रही है तो बोलिए, आंसर दीजिए इसका। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका 2 न्यूटन आता है क्या? 3 न्यूटन आ रहा है। 50 न्यूटन आ रहा है। 50 न्यूटन। और किसी सर का कोई 50 आंसर? न्यूटन। 50 ही आ रहा है। सर 50 50 50 आ रहा है न्यूटन। सर। 50 न्यूटन। तो भाई चलो चेक कर लेते हैं क्या आएगा। देखिए बच्चों, मैं फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा रहा हूँ यहाँ पर, चेक कर लेते हैं। सर 2 न्यूटन आ रहा है। 2 न्यूटन भी आ रहा है। 2 न्यूटन और 50 न्यूटन, दो ऑप्शन दे रहे हैं आप लोग। चेक कर लेते हैं कौन सा सही होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर इस सरफेस पे ये ब्लॉक, और यहाँ इस ब्लॉक को रोकने के लिए सरफेस पे 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, एक्शन फोर्स। तो सरफेस लगा रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, जो कि इस तरफ होगी, आर। अब इसका वेट लेके जा रहा है इसको नीचे, फ्री बॉडी डायग्राम इसका mg हो गया, और फ्रिक्शन इससे अपोजिट लग रहा होगा, एफ। अब कह रहा है कि जस्ट होल्ड ए ब्लॉक स्टेशनरी अगेंस्ट वॉल एंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.2 गिवन है इस क्वेश्चन में। तो ये जो फ्रिक्शन होगा रोकने के लिए, इसको इक्विवेलेंट टू, हम कह सकते हैं कितना फ्रिक्शन लगेगा, वेट को बैलेंस कर रहा है।
तो यहाँ पर ये फ्रिक्शन वेट को बैलेंस कर रहा है। F इज इक्वल्स टू म्यू आर लिखेंगे फ्रिक्शन को, और F की वैल्यू इज इक्वल्स टू म्यू आर जो है ये बैलेंस कर रहा है वेट को, म्यू आर इज इक्वल्स टू mg। आर की वैल्यू को आप लिख सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन 10 न्यूटन। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ भाई, मैं एक बार ज्वाइन कर लेता हूँ, बीच बीच में जो आ रहे हैं। तो देखिए ये फ्रिक्शन उसके वेट को बैलेंस कर रहा है यहाँ पर, जिसको कि हम म्यू आर लिख रहे हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर गिवन है ये, और हमें फाइंड आउट करना है इसमें द वेट ऑफ ब्लॉक mg। तो वेट ही है mg, पूरा निकालना है हमें, तो इसको बराबर रखेंगे हम म्यू आर ये, और म्यू की वैल्यू है 0.2। आर की वैल्यू यहाँ पर कितनी लेंगे, एक्शन का अपोजिट, ये रिएक्शन लग रहा है ये, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ये ब्लॉक इधर चलने लग गया, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं इधर चलने लग रहा है, तो दोनों बैलेंस है। तो आर की वैल्यू को हम जब यहाँ यूज करते हैं कितना रखेंगे, 10 ही। तो भाई ये तो आंसर 2 न्यूटन आ गया वेट। एक बार मुझे बताया 50 न्यूटन वाले कैसे कर रहे थे थोड़ा। यस, 2 न्यूटन आंसर आता है बच्चों इसका। 50 न्यूटन कैसे बता रहे थे आप लोग, कहाँ पे मिस्टेक हुई आपसे? चलिए मिस्टेक बताइए कहाँ से हुई है, या तुम्हारा कंसेप्ट क्या लग रहा था यहाँ पर। कोई बात नहीं, देखो जब मिस्टेक करोगे ना तभी सीखोगे। लेकिन बताओ मुझे कि सर हम इस कंफ्यूजन में रह गए, 50 न्यूटन कैसे किया आप लोगों ने? यस बोलिए भाई। अच्छा समझ में आया है, वेट निकालना था हमें mg, और वेट बैलेंस कर रहा है फ्रिक्शन। वेट को बैलेंस कर रहा है यहाँ पर फ्रिक्शन। तो वेट mg इज इक्वल्स टू म्यू आर, और r कितना, एक्शन का अपोजिट रिएक्शन। तो हमारा आंसर आ जाता है फर्स्ट क्वेश्चन का 2 न्यूटन। सेकंड क्वेश्चन, अब सेकंड क्वेश्चन बताइए क्या आंसर आएगा इसका। सेकंड क्वेश्चन में, ये सेकंड क्वेश्चन में जो इंक्लाइन प्लेन दे रखा है, और ये इस तरह का कल हमने किया भी था क्वेश्चन, इंक्लाइन प्लेन, एम मास, स्टेशनरी रखने के लिए, स्मूथ सरफेस है ये, स्टेशनरी रखने के लिए इसको एक्सेलरेट कराया गया है इंक्लाइन प्लेन को, पूरे सिस्टम को। तो ए की वैल्यू क्या आएगी, G10 अल्फा। राइट है कवित, हाँ कवित ने तो कर लिया था ये क्वेश्चन, शाम को डिस्कस किया था। ए की वैल्यू आएगी भाई G10 अल्फा, चेक कीजिए आ रही है ये, ए की वैल्यू G10 अल्फा। क्या आप लोगों का आंसर ये आता है सोल्व करके? नहीं, G10 मुस्कान एंड कंचन अल्फा आएगा ना, G10 अल्फा। हाँ सर ये अल्फा ही है। ठीक है ठीक है। सभी करें भाई क्वेश्चन, सभी करें। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका इस तरह से हो जाएगा,
सेकंड क्वेश्चन, ये जो इंक्लाइन प्लेन है इस पे जो ब्लॉक रखा हुआ है m मास, एक्सेलरेशन ये है पूरे सिस्टम की a, यहाँ पर अल्फा है, तो क्या बताया यहाँ पर एक सूडो फोर्स भी काम करेगा ये, और ये होगा हमारा ma। अब ये अल्फा है तो आप इसको भी लिखेंगे अल्फा, तब आप रिजोल्यूशन करेंगे ma एक फोर्स, सूडो फोर्स, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, रिजोल्यूशन, तो इसका एक कंपोनेंट ma कोस अल्फा और एक कंपोनेंट ये होगा ma साइन अल्फा। ये हो गया जी। वेट भी तो काम कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, वेट है mg, ये अल्फा है तो आप इसको भी अल्फा लिखेंगे, फिर इस वेट को भी रिजोल्व करेंगे, तो रिजोल्व करके इधर एक वेट का कंपोनेंट आ जाएगा आपका mg कोस अल्फा, और इधर आ जाएगा भाई इसका वर्टिकल कंपोनेंट mg साइन अल्फा। अब क्योंकि ये स्टेशनरी है तो इन दोनों को आप इक्वल रख सकते हैं, तो हम ma कोस अल्फा को इक्वल रखेंगे mg साइन अल्फा। बस हो गया हमारा क्वेश्चन। हमें a निकालना है, m से m कैंसिल, तो a इज इक्वल्स टू g और tan अल्फा। तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बट बता नहीं रहे हो वो बात अलग है तुम्हारी। अगर आपने क्वेश्चन किया है तो बताना चाहिए, जवाब देना चाहिए उसका आंसर कि सर हमारा ये है। चलिए क्वेश्चन और करते हैं भाई। क्वेश्चन की प्रैक्टिस पे ही ज़्यादा आपने फोकस करना है। क्वेश्चन बहुत सारे हैं आप लोगों की बुक के अंदर, प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, एमसीक्यूज दे रखे हैं, आगे सोल्व प्रैक्टिस में दे रखे हैं, तो वही चीज़ हमने ये आदत सीख ली ना ज़्यादा क्वेश्चन करने की। मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ कि हैबिट बनाओ अपनी रोज के 5-10 क्वेश्चन, उसके बाद फिर उसको बढ़ाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सभी ट्राई करेंगे भाई, कोशिश जरूर करनी है सभी ने। थर्ड क्वेश्चन, फिर से एक इंक्लाइन प्लेन है। बच्चों अगर आप लोग रिप्लाई देंगे ना तो फिर मुझे भी लगेगा कि हाँ मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, इतने तो समझ में आ भी रहे इनके, और आप लोगों का रिप्लाई बंद होता गया तो फिर मैं भी कराना कम कर दूंगा यहाँ पर क्वेश्चंस। फिर यही है कि अपनी थ्योरी पढ़ो और फिजिक्स से डरते रहो। ये कोई भी ब्लॉक दे रखा है, यहाँ पर ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है भाई, ए बी और सी। ए बॉडी ऑफ मास m मास है यहाँ पर, स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन ऑन द इंक्लाइन प्लेन शोन इन ए फिगर। स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन, स्लाइडिंग डाउन, ये नीचे चलना स्टार्ट कर देती है। द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बताना है आपने, म्यू के की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर। बस भाई और कुछ गिवन नहीं है। ऑप्शन आपके इस तरह से हैं, mg अपॉन में √3, बहुत आसान से क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ऑप्शन लिखने तक तुम्हारा आंसर आ जाना चाहिए था। √3 mg, c √3 एंड d नन ऑफ दीज। यस बोलिए, कोई बीच में बोला था भाई। √3 एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। यस राइट आंसर √3, सी ऑप्शन आता है इसका। अब बाकी करें भाई, करें, कोई बात नहीं, टाइम लग रहा है, टाइम फिर धीरे धीरे कम लेके आओ, लेकिन करो जरूर एक बार। आप आंसर तक तो पहुंचो, ये √3 आ जाएगा इसका आंसर। चेक कीजिए भाई। बोलिए √3 आंसर आता है। एकलव्य सोल हो गया। यस सर बता दिया √3। ठीक है गुड। मुस्कान कंचन सोल हो गया, मुझे नाम लेके बोलना पड़ेगा।
Yes, sir. Root, ठीक है, sir, root 3. हाँ, गुड, Sir, root 3. वेरी गुड। 3. इस तरह से Root जवाब 3. आना चाहिए। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि एक ने बोल दिया फिर चलो भाई अब लय में लय मिला देते हैं, इसी तरह से, लेकिन सोल्व होने चाहिए क्वेश्चंस। भाई मैं ये बता देता हूँ, कॉन्फिडेंस तभी आएगा इस सब्जेक्ट में जब आप क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे और आंसर तक पहुँचेंगे, नहीं तो लास्ट तक प्रॉब्लम रहेगी आपकी। फिर 12th क्लास, फिर आगे जो भी क्लास पढ़ेंगे, जब जब फिजिक्स चलेगी तो फिर प्रॉब्लम में ही रहोगे। बेस तुम्हारा यहीं से बन रहा है। देखो इतने क्वेश्चंस नहीं करते थे, बट अब यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस करने को मिलेंगे हमें। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब एक ही टॉपिक देख लो, फ्रिक्शन कराने को ही 1 दिन में या 2 दिन में खत्म हो जाता, 2-3 दिन में ये, लेकिन हम लगे हुए हैं कि हमें क्वेश्चन ज़्यादा करने हैं इस पे। 4th क्वेश्चन, अगर आपने सोल्ड एग्जाम्पल किए होंगे तो ज़रूर आया ये क्वेश्चन, बट पूछा नहीं है अभी तक किसी ने, तो इसलिए मैं पूछ लेता हूँ अब आप लोगों से। ये बड़ी भारी प्रॉब्लम आती है बीच बीच में ना, फिर दोबारा से रिकनेक्ट करना पड़ता है कुछ स्टूडेंट्स को। तो भाई यहाँ पर इस इंक्लाइन प्लेन पे बच्चों एक मास m रखा है, और जी ये पूरी लेंथ इंक्लाइन प्लेन की जो ये लेंथ है ये l दे रखी है क्वेश्चन में। ग्राउंड सरफेस से ये हाइट दे रखी है इस इंक्लाइन प्लेन की h, और इसने कहा है बॉडी ऑफ मास m इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ ए रफ इंक्लाइन प्लेन। ये एक रफ इंक्लाइन प्लेन है, रफ इंक्लाइन प्लेन, एक रफ इंक्लाइन प्लेन है ये। इफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बी F, इस पे फ्रिक्शन फोर्स, इस पर फ्रिक्शन फोर्स F लग रहा है, देन प्रूव दैट, यहां पर आपको प्रूव करना है, चलो आंसर आपको मिल ही जाएगा पहले ही। प्रूव दैट, प्रूव करना है आपने कि द बॉडी विल रीच द बॉटम विद ए वेलोसिटी, जो बॉडी नीचे पहुंचेगी बॉटम पे, यहां पर जब बॉडी आएगी तो उसकी जो वेलोसिटी होगी v इज इक्वल्स टू आनी चाहिए अंडर रूट में 2/m mgh माइनस f। आंसर देख के नहीं घबराना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। किया था किसी ने ये सोल्ड एग्जाम्पल में क्वेश्चन? हाँ सर। नहीं किया तो आप कीजिए, कोई बात नहीं, करो भाई। ये वेलोसिटी की वैल्यू निकाल के देखो, ये बॉडी m जिसका मास है टॉप सरफेस से बॉटम तक आ रही है। जैसे ये हो गया ना, आप जब किसी भी बॉडी को फ्रीली फॉल करते हैं किसी हाइट से, एक बार सुन लीजिए मेरी बात, जब आप किसी भी बॉडी को फ्रीली फॉल करते हैं किसी हाइट से तो एनर्जी कन्वर्ट होती है, बट एनर्जी, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। मुझे बताएंगे कौन सी एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट होती है जब एक बॉडी को फ्रीली फॉल करते हैं? पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में। वेरी गुड, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी के अंदर, वो फ्रीली फॉल में कंप्लीटली कन्वर्ट होती है। बट बच्चों यहाँ पर फ्रीली फॉल नहीं हो रहा है, यहाँ पर काम बिगाड़ रहा है फ्रिक्शन भी, और वो फ्रिक्शन कुछ ना कुछ एनर्जी का ड्रॉप कर रहा है, लॉस कर रहा है अपने ऊपर, वो माइनस करके आप सोल्व कर सकते हैं। मतलब मैं यहाँ पर थोड़ा सा हिंट देना चाहूँ तो कह रहा हूँ कि आप यूज कर सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का और सोल्व कर सकते हैं फिर इसको। यस, चेक कीजिए आप, चेक कीजिए ये आंसर आता है या नहीं आता है, एक बार ट्राई करो जरूर। सर यस, सर यहाँ अब हाफ mv² इक्वल टू mgh रखेंगे। ये रखेंगे, लेकिन ऐसा कब रखते? जब वो फ्रीली फॉल हो रही होती, कोई लॉस नहीं हो रहा था, mgh पूरा हाफ mv² में गया। बट बच्चों ध्यान रहे, यहाँ पर एनर्जी का कुछ लॉस भी हुआ है फ्रिक्शन की वजह से, बस यही थोड़ा सा सोचना है, फिर आप फटाफट आंसर पे पहुंच जाएंगे। देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो भाई यहाँ पर 50 जूल एनर्जी थी इसके पास, मान लो ऐसा,
तो मुझे यहाँ पर बताओ क्या 50 जूल ही मिलेगी या कम मिलेगी या ज्यादा मिलेगी? यस, कम मिलेगी। कम मिलेगी। बिल्कुल ठीक। मान लो 30 जूल मिली, तो भैया 20 जूल कहाँ पर चली गई? फ्रिक्शन ने कम कर दी। बस और काइनेटिक ये कर दो, अब ये कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। यही चीज अच्छा, आपको ये मैथमेटिकल करनी है। हाँ भाई, हो गया। Yes, sir. ठीक है, गुड। सर हो गया। वेरी गुड। इस तरह से मैं कह रहा हूँ, अगर आप 5-10 क्वेश्चन रोज के ट्राई करेंगे और सारे नहीं हो रहे, मान लो उसमें तो 2, 3, 4 भी हो रहे हैं, तो भी ये लगेगा कि हाँ, अब हमें समझ में आने लग गया है। और फिर धीरे धीरे ये 5-6 फिर और बढ़ेंगे, आप फिर और ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे, अपनी क्वांटिटी वहाँ भी बढ़ेगी ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन करने की। चलो देखो बच्चों, एक बार कैसे करेंगे। यहाँ पर एनर्जी थी पोटेंशियल, जिसका कि फॉर्मूला हमें अच्छे से पता है, mgh। यहाँ पर वो एनर्जी कन्वर्ट होगी वेलोसिटी के टर्म में, तो हाफ mv², जिसको कि हम काइनेटिक एनर्जी में कह रहे हैं। बट एक दिक्कत ये हो गई है कि बीच में कुछ एनर्जी का लॉस हुआ है ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है। और वो एनर्जी लॉस कैसे होगा? अब यहाँ पर उस एनर्जी लॉस को क्या लिखेंगे? एनर्जी लॉस। बताइए क्या फॉर्मूला लिखो एनर्जी लॉस का? एनर्जी वर्क होती है, वर्क होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। पढ़ा है ऐसा फॉर्मूला आपने कहीं पे? यस फोर्स सर। इनटू में Sir. डिस्प्लेसमेंट। हाँ, तो ये एनर्जी का लॉस हो गया। वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब कितना फोर्स लगा फ्रिक्शन उस पे, वो एफ लिख देंगे, एफ। और डिस्प्लेसमेंट हुई है एल। तो भाई आगे ये आपके पास टोटल एनर्जी थी। अब इस टोटल एनर्जी में से इस लॉस को माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। इट मींस फॉर्मूला हमारा ये बनेगा, हाफ mv² इज इक्वल्स टू mgh माइनस जो लॉस हुआ उसको हमने माइनस कर दिया। और ये आप सोल्व कर लेंगे, f की वैल्यू रख लेंगे म्यू आर ऐसे ही, और r की वैल्यू जो कि हमारी कितनी होती है इसमें, mg cos थीटा, इस तरह से रख लेंगे। या एफ की टर्म्स में आंसर निकालना है, एफ को सोल्व ही मत करो, एफ की टर्म्स में ही आंसर पूछा है तो ये रहने दो, इसको रखना। अब यहाँ से आप v की वैल्यू कैलकुलेट करके देख लो, ये आती है नहीं आती है। यही आएगी भाई, क्या यही आएगी? एक सेकंड, हमने आंसर में ना एक चीज छोड़ दी है। क्या हो रहा था आंसर में भाई? डिस्प्लेसमेंट। हाँ, यहाँ पर Displace- एफ इंटू एल हो रहेगा भाई, एफ इंटू एल, तब आपका आंसर पूरा होगा। एफ इंटू एल, ये जो एफ इंटू एल आ रहा है ना, एल कैसे छोड़ सकते हैं, ये तो आ रहा है साथ में इसके। तो अब ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा यहाँ से, v की सर हो वैल्यू आ गया। जाएगी, ठीक है। हाँ, तो ये निकिता एक वो क्वेश्चन इंक्लाइन प्लेन पे पूछ रही थी, एक डाउट था इसका, मैं एक बार बता देता हूँ उसको, सभी बच्चे सुन लीजिए, कर चुके हैं हालांकि ये चीज हम। इंक्लाइन प्लेन पे जो हमने एक कंडीशन पढ़ी थी भाई, याद हो आपको कि एक इंक्लाइन प्लेन पे एक बॉडी मास m, तो यहाँ पर ये कोई भी एंगल थीटा, इसका वेट कंपोनेंट mg साइन थीटा, ये इसका वेट mg, एक ये कंपोनेंट mg कोस थीटा, नॉर्मल रिएक्शन r। तो इसमें था कि इस बॉडी को जो है जस्ट स्लाइड डाउन कर रहे हैं विद कांस्टेंट स्पीड से नीचे, हमें एक फोर्स अप्लाई करना पड़ा इसको नीचे लाने के लिए। ये mg साइन थीटा सफिशिएंट नहीं था नीचे लाने के लिए, तो हमने एक फोर्स यहाँ पर अप्लाई कर दिया P, या जिसको F कुछ भी लिख लेते हैं, F फोर्स अप्लाई किया इसको नीचे लाने के लिए। तो फ्रिक्शन इसका अपोजिट लग रहा है। तो यहाँ पर पूछा गया कि बताइए वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स।
अप्लाइड फोर्स का वर्क डन कितना आएगा। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये पूरी डिस्प्लेसमेंट, ये पूरी हम एस अगर मान लें, तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, फोर्स कितना अप्लाई किया आपने, एफ, इसको नीचे लाने के लिए कांस्टेंट स्पीड से, एफ इंटू एल। अब इस एफ की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पर रखेंगे mg sin एम जी साइन थीटा थीटा प्लस एफ इज इक्वल्स टू कितना है, फ्रिक्शन, कांस्टेंट L स्पीड से आ रहा है तो दोनों फोर्स बराबर रख देंगे, और एफ इज इक्वल्स टू फ्रिक्शन एफ माइनस एम जी साइन थीटा। अब एफ में रख लेंगे आप म्यू आर और आर में रख देंगे एम जी कोस थीटा, तो यहाँ से एफ की वैल्यू आ जाएगी, इसलिए यहाँ फ्रिक्शन में से ये माइनस किया गया। यस निकिता, समझ में आया ये। अभी कांस्टेंट स्पीड से नीचे आ रहा है तो अप्लाइड फोर्स का वर्क एम जी साइन थीटा उसको नीचे लेके नहीं आ पा रहा था, तो हमें एक एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट रही उसको नीचे लाने के लिए। निकिता सुन पा रही है आवाज, समझ में आया है ये। निकिता, yes हाँ, तो इसलिए माइनस किया है, यहाँ पर अप्लाइड फोर्स का वर्क पूछा था, तो अप्लाइड फोर्स और कांस्टेंट स्पीड के लिए यहाँ पर मैं कंडीशन यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ दोनों फोर्स को इक्वेट करके हम इसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे चल देते हैं बच्चों, यहाँ करा देता हूँ मैं थोड़ा सा आज काम और मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ, क्वेश्चन रोज करें सभी, ट्राई जरूर। टॉपिक हमारा आज का जो आएगा, जैसे एक टॉपिक दे रखा है यहाँ पर, एक लॉन रोलर को पुल करना, पुलिंग ए लॉन रोलर, ये वेक्टर से रिलेटेड है, तो ये पढ़ा होगा तुमने शायद वेक्टर में अगर कराया होगा, तो पुलिंग ए लॉन रोलर is easier than to push it। पढ़ा है ऐसा आपने, to push it। एक लॉन रोलर, समझ पा रहे हो ये लॉन रोलर की जो मैं बात कर रहा हूं। एक आप देखते हैं तो क्रिकेट पिच पे भी एक रोलर होता है, उस पिच को फ्लैट करने के लिए बार बार उस रोलर को चलाया जाता है उसके ऊपर, इसी तरह से एक लॉन रोलर है, उसको पुल करना, खींचना इजी होता है बजाय धकेलने के, पुश करने के। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है आपने। क्या पढ़ा है आपने ये टॉपिक? नो सर। देखिए भाई कैसे इसको समझेंगे हम। अभी केस पुल करने का लेते हैं, तो एक लॉन रोलर सिलेंड्रिकल है, लेकिन मुझे जो दिख रहा है उसका सर्कुलर सरफेस दिख रहा है 3 डायमेंशन डायग्राम के अंदर, मैं बना नहीं पाऊंगा यहाँ पर, तो सिर्फ मैंने एक सर्कल दिखा दिया ये। अब हम पुल करने का केस लेते हैं, इसको पुल कर रहे हैं, इसको हैंडल को खींच रहे हैं। बच्चों फील तो कर सकते हो ये चीजें, आप दिमाग में जरूर फील किया करो कि हाँ अगर ऐसा होगा तो खींचना। मैं अब इसको खींच रहा हूं यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई करके इस पे, ये एक जो लॉन रोलर है इस पर एक फोर्स अप्लाई कर दिया मैंने यहाँ पर एफ, खींचने के लिए इस डायरेक्शन में खींच रहा हूं इसको, ये इधर जा रहा है रोल करता हुआ, और हॉरिजॉन्टल से ये एक एंगल बना रहा है जी, कोई भी एंगल मान लेते हैं थीटा। इसका वेट तो नीचे ही मिलेगा वर्टिकली डाउनवर्ड mg, और इस फोर्स को जब आप रिजोल्व करेंगे, इस फोर्स को जो आपने फोर्स अप्लाई किया है, तो इस एंगल पे इंक्लाइन है ये, तो इसके दो कंपोनेंट, इधर आपका आएगा f कोस थीटा और इधर जाएगा आपका f साइन थीटा। तो मैं आपसे एक चीज पूछूं, इस डायग्राम को देखते हुए मुझे बताइए उसका वेट कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है? वेट की बात करो, आप इस डायग्राम को देख के अपना जवाब दे सकते हैं। वेट की बात करूं मैं यहाँ पर, तो कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है बच्चों? यस बताइए। वेट इसका mg, इसका अपोज कर रहा है ये f साइन थीटा, बोल तो रहा हूं मैं ये वर्ड, अपोज कर रहा है f साइन थीटा।
तो वेट इसका कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है? तो हम कहेंगे यहां पर एपरेंट वेट, एक वर्ड यहां पर यूज कर रहा हूं, एक्चुअल वेट तो mg है ये वाला, ये इसका एक्चुअल वेट, लेकिन एक एपरेंट वेट उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो वेट अब आ रहा है, उस कंडीशन पे वो उसका वेट कम हो गया है, क्योंकि उसके वेट के अगेंस्ट ये कंपोनेंट आ गया है, तो एपरेंट वेट बनेगा अब उसका mg माइनस एफ साइन थीटा। सर एक नॉर्मल रिएक्शन भी लग रही होगी, बिल्कुल ठीक, आर एक नॉर्मल रिएक्शन भी लग रही है। तो अब देखो ना, यहां पर नॉर्मल रिएक्शन तो थी ही थी, पहले बैलेंस था mg इज इक्वल्स टू आर, लेकिन अब यहां पर एफ साइन थीटा और आ गया है, तो इसके अपोजिट आ गया है एक एफ साइन थीटा, तो हम कहेंगे यहां पर एपरेंट वेट की वैल्यू उसकी डिक्रीज हो गई है, अपरेंट वेट की वैल्यू उसकी डिक्रीज हो गई है। और जैसा कि बच्चों हमें पता है कि वेट बढ़ेगा तो फ्रिक्शन भी बढ़ता है, तो अब यहाँ पर फ्रिक्शन एक तरह से कहेंगे कि पहले से कम लगेगा, जिसकी वजह से इसको खींचना इजी हो जाएगा जब हम इसको पुल कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ गई है कि जो ये एफ साइन थीटा कंपोनेंट है अप्लाइड फोर्स का, कंपोनेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स, ये अपोजिट लग रहा है, अपोजिट टू वेट, तो ये उसके वेट को डिक्रीज कर रहा है जिससे कि फ्रिक्शन कम होगा और आप इजीली इसको खींच पाएंगे। अब अगर मैं चलता हूं यहाँ पर पुश वाले केस पे, इसको अगर पुश किया जाए, धकेला जाए, ये जो एक लान रोलर है, अब यहाँ पर मैं फोर्स इसको पुश करने के लिए लगा रहा हूं, एफ फोर्स मैंने इधर लगा दिया, हॉरिजॉन्टल तो यही लाइन रहेगी, इसे दोबारा ज्वाइन कर लिया है। हाँ तो मुझे बताओ पुल करने का फर्स्ट केस समझ में आया है बच्चों? पुल करने का फर्स्ट कंडीशन आपको क्लियर है, बताइए मुझे। यस सर। हाँ देखिए, अब हम बात कर रहे हैं इसको पुश करने की, तो पुश करने की बात कर रहा हूँ, किसी एंगल पे फोर्स लगा रहा हूँ हॉरिजॉन्टल से थीटा, तो आप अब इसको रिजोल्व करेंगे फिर से, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ कोस थीटा और इधर आएगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट एफ साइन थीटा। अब आप क्या देख रहे हैं, इधर ही इसका वेट भी था mg, चलो वेट के अगेंस्ट नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, लेकिन अब इसमें वेट में एक और हमारे ही फोर्स का एक कंपोनेंट और आके ऐड हो गया है, तो जिसकी वजह Sin से theta. इसका, हाँ एफ साइन थीटा, ये अब इसमें आके ऐड हो गया है, तो जिसकी वजह से इसका एपरेंट वेट अब जो होगा वो कहेंगे कि इंक्रीज हो जाएगा, Increase. और इंक्रीज होने से फ्रिक्शन बढ़ेगा, फ्रिक्शन बढ़ना से मुश्किल होगा उसको धकेलना, इसलिए यहाँ पर रेजोल्यूशन कंसेप्ट का यूज करके, ये रेजोल्यूशन की एप्लीकेशन भी बोल सकते हो आप वेक्टर की, तो ये इस यूनिट में दे रखा था एक टॉपिक, इसलिए मैंने आपको बता दिया साथ में। तो क्लियर होगा आई थिंक कि ये जो पुल करना इजी है कंपेरेटिवली पुश करने के, तो यहाँ हम फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं उसको ही रिजोल्व करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। बच्चों एक टॉपिक तो ये था, और मैं इसमें और बता दूं आपको, इसमें ना बुक से पढ़ लेना, फ्रिक्शन की कुछ फ्रिक्शन जरूरी भी है और डिसएडवांटेजेस भी, जिसमें मैं बात करूं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, वो बुक से कर लेना आप, थ्योरी है वो पढ़नी है बुक से आपने जस्ट। तो अगर आपके पास बुक होगी, जैसे मेरे सामने अभी बुक खुली हुई है, तो मैं एक बार देख देता हूँ इसमें कि फ्रिक्शन के ऊपर फिर आगे फ्रिक्शन के एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, सारे पढ़ सकते हैं, आपको पता भी होना चाहिए प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर क्या क्या इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। चलो मुझे डिसएडवांटेजेस बताना कोई फ्रिक्शन का, एक या दो कोई भी, एनीवन? सर स्पीड को कम कर देता कम है। कर देता है, वेरी गुड, सबसे पहला ड्रॉबैक इसका यही है, स्पीड को कम कर देता है। दूसरा कि जो हमारे व्हीकल चल रहे हैं रोड के ऊपर, उनके टायर घिसते हैं फ्रिक्शन की वजह से, बट फ्रिक्शन जरूरी भी है उनके चलने के लिए, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो टायर एक ही जगह पे स्लिप करने लग जाएगा। तो इस तरह से आप सारे पॉइंट्स बुक से रीडिंग कर लेंगे। अच्छा एक बहुत इसमें जो जो जरूरी चीज लिखी हुई है, जिसकी मैं बात करूं, मेथड्स ऑफ चेंजिंग फ्रिक्शन, मेथड्स ऑफ चेंजिंग फ्रिक्शन,
फ्रिक्शन को चेंज करने के मेथड्स क्या क्या है, मतलब कि आप फ्रिक्शन को चेंज कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। फ्रिक्शन को चेंज करने के सरफेस को रफ मेथड्स, कर देंगे। सरफेस को पॉलिश कर देंगे, रफ नहीं, रफनेस से तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। तो बाय पॉलिशिंग का है, जैसे पॉलिश कर सकते हैं उसको, थोड़ा स्मूथ बनाएंगे। एक्स्ट्रा स्मूथ भी नहीं, मॉडर्न थ्योरी कहती है एक्स्ट्रा स्मूथ से भी फ्रिक्शन बढ़ता है, तो एक लिमिट तक। सेकंड, बाय यूजिंग लुब्रिकेशन, लुब्रिकेंट यूज करके, ये समझते हो लुब्रिकेंट? मैं कुछ एग्जांपल नो दूं, सर। लुब्रिकेंट का कुछ एग्जांपल दूं तो बच्चों आप दे सकते हैं। आपका इंजन ऑयल, मोबिल ऑयल सुना होगा आपने, ग्रीस। अपने व्हीकल में हम मोबिल ऑयल का यूज करते हैं, और इंजन ऑयल जिसको बोल रहे हैं, क्योंकि जो इंजन के पिस्टन है, जो पार्ट्स हैं जो चल रहे हैं, वहां फ्रिक्शन को थोड़ा कम रखने के लिए, ओवर हीटिंग की वजह से, अगर आपका लुब्रिकेंट कम है आपके व्हीकल के अंदर, तो ओवर हीटिंग की वजह से बोलते हैं कि इंजन जो है वो सीज भी हो जाता है। तो टाइमली चेक करते रहना चाहिए आपके व्हीकल में सफिशिएंट लुब्रिकेंट इंजन ऑयल है या नहीं है, जिसको हम मोबिल ऑयल बोलते हैं। हर गाड़ी की सर्विस पे, फिर टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, वो जरूर चेक किया जाता है। ठीक है, और आजकल टेक्नोलॉजी इतनी है कि अगर लुब्रिकेंट कम भी हो गया है तो इंडिकेशन आ जाता है व्हीकल्स में। वो जरूरी है लुब्रिकेंट का होना, कि जो इंजन के पार्ट्स चल रहे हैं उनमें फ्रिक्शन की वजह से ओवर हीट ना हो वो। और वो लुब्रिकेंट कुछ ऐसे होते हैं कि ऐसा नहीं कि टेम्परेचर सर्दियों में बहुत कम टेम्परेचर हो गया तो वो जम जाए या फ्रीज हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है उसके अंदर। तो थर्ड मैं बात करूं इसमें और कैसे, स्ट्रीमलाइनिंग। स्ट्रीमलाइनिंग, स्ट्रीमलाइनिंग का मतलब होता है एक ही लाइन के अंदर, जैसे आप अगर देखें एरोप्लेन एक हाई स्पीड से चलता है, बस, ट्रक, हमारे खुद के व्हीकल, ठीक है, ट्रेन हो गई, ये सब एक ही लाइन के अंदर बनाए हुए हैं। ऐसे नहीं है कि इनका कोई शेप कुछ इस तरह से है, जिग जैग इस तरह से, ब्रॉड है कोई, इस तरह से एक ही लाइन के अंदर है ये। तो एक ही लाइन में जब कोई बॉडी चल रही होगी तो वहां पर एयर का फ्रिक्शन कम होता है, तो स्ट्रीम लाइनिंग एक ही लाइन के अंदर, इसलिए स्ट्रीम लाइन के व्हीकल्स बनाए जाते हैं। फोर्थ में यहाँ पर यूज करूं एक वर्ड, तो बाय यूजिंग बॉल बेरिंग, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था, याद होगा आपको, बेरिंग देखा है आपने। तो बेरिंग में क्या होता है कि टू सरफेस जो पहले स्लाइड करते, तो वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमने बीच में बॉल यूज करके मेटेलिक, वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, रोलिंग फ्रिक्शन में। तो ये जो बेरिंग है स्लाइडिंग फ्रिक्शन को चेंज कर देता है रोलिंग में, और रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो कम होता है कंपेरेटिवली स्लाइडिंग फ्रिक्शन के। तो भाई ऐसे है, बहुत और भी एक दो मेथड दे रखे हैं, वो सब मेथड्स आप पढ़ लेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो थ्योरेटिकल पार्ट्स, मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को बढ़ाने के मेथड भी बता रखे हैं, तो इनको आप एक बार रीडिंग करना। कोई पॉइंट नहीं आए समझ में तो डिस्कस करना मेरे साथ, ये आप खुद कर लेंगे। मैं आगे चलता हूँ, तो एक टॉपिक आएगा आपका बुक में ही, सेंट्रीपिटल फोर्स का। ये तो आपने जरूर पढ़ा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। यस सर। हाँ, तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस ना करके थोड़ा फॉर्मूले पे डिस्कस सेंटर पे करूँगा। हाँ, देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स किसी भी बॉडी को सर्कल में घुमाने के लिए एक कांस्टेंट स्पीड से, मान लीजिए ये कोई भी बॉडी इस तरह से रिवॉल्व कर रही है, तो एक कांस्टेंट स्पीड, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कांस्टेंट स्पीड, बट यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। यहाँ पर आप लिखेंगे v1 वेक्टर लगा के, यहाँ पर आप लिखेंगे v2 वेक्टर लगा के, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, वेक्टर लगा रहा हूँ मैं साथ में, v3 वेक्टर, v4 वेक्टर। लेकिन अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो v1 का मैग्नीट्यूड बराबर होगा v2 का मैग्नीट्यूड, बराबर होगा v3 का मैग्नीट्यूड, इज इक्वल्स टू v4 का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड सभी का सेम है। तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मैं पहले सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड
in uniform circular motion, in uniform circular motion, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है उसको हम बोलते हैं इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। पढ़ा है ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? काइनेमेटिक्स Yes, में आ गया है क्या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? कल ही पढ़ाया था सर। हाँ वेरी गुड, फिर तो आपको अच्छे से याद होगा। ये अगर रेडियस आर है तो जल्दी से बता दो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ए सी अगर मैं लिखूं इसको। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ाया है आपको, फॉर्मूला ड्राइव करवाया है? V² v² आर, यस v² आर। ये अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, डायरेक्शन किधर होती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की? डायरेक्शन, एक्सेलरेशन तो वेक्टर है, डायरेक्शन बताइए। शाबाश बच्चों बताओ डायरेक्शन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर लेंगे? Toward the center. टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल, टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल, बिल्कुल राइट। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल कैसे आती है ये भी पता होना चाहिए आपको कि किस तरह से डायरेक्शन इसकी इस तरफ आई थी, और जिधर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है उधर ही फोर्स की। तो सेंट्रीपिटल फोर्स डायरेक्शन को चेंज करने के लिए भी फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। वो सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करेगा, वैल्यू को चेंज नहीं कर रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो बच्चों m और ए सी की वैल्यू रखूंगा तो ये v²/r, ये हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। और क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी टुवर्ड द सेंटर थी तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन भी टुवर्ड्स द सेंटर होगी। एक एग्जांपल देते हैं हम, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई बताएगा कितना लिया जाता है? इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू 0। कैसे आया 0? देखिए अगर ये बॉडी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रही है तो इधर जा रही है। अभी ये मैं इस पॉइंट पे देखूं, किसी भी अगर आप एक पॉइंट पे देखेंगे इसको तो यहाँ पर आप टेंजेंट डालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट ये हो रही थी उसकी इस डायरेक्शन में, बट सेंट्रीपिटल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट और सेंट्रीपिटल फोर्स का एंगल हो गया है भाई 90, और वर्क को हम लिखते हैं एफ एस कोस थीटा। अब थीटा होता है एफ और एस के बीच में एंगल, ये डिस्प्लेसमेंट ये फोर्स, तो थीटा 90 है यहाँ पर, कोस 90 हो जाएगा 0, इसलिए वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स लिखा जाता है 0। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और ज्यादा डीपली आपकी दे रखी है काइनेमेटिक्स के अंदर ही, वहां इसका डेरिवेशन भी दे रखा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, वो आपको आना चाहिए। डायरेक्शन क्लियर हो कि किस तरह से वो टुवर्ड्स द सेंटर होती है। कुछ और फॉर्मूले रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन ही, और बहुत सारा सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन हमने यूनिट 5th में पढ़ना है। इसके बाद 4th आएगी, उसके बाद 5th रोटेशनल मोशन एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में। और भी रिलेशन है बच्चों, आपने ये वर्ड पढ़े होंगे लीनियर वेलोसिटी और एक एंगुलर वेलोसिटी का। Yes sir, पढ़े हैं। हाँ, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो देखिए जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा होता है तो लीनियर वेलोसिटी v से लिखते हैं, और जब पार्टिकल घूम रहा होता है तो वहां पर भी वेलोसिटी होती है एंगुलर वेलोसिटी Angular. ओमेगा। ओमेगा इसका सिंबल होता है, w को थोड़ा इस तरह से ऊपर घुमा देते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं रिलेशन की, रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा, तो पढ़ा है आपने रिलेशन क्या होता है इन दोनों के बीच में? यस सर। तो v इज इक्वल्स V टू क्या? r ओमेगा, ये वाला रिलेशन। r इज द रेडियस ऑफ सर्कल, कैलकुलस मेथड से हम इसको करके आए हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला इसमें बन जाता है v इज इक्वल्स टू r इंटू में ओमेगा, और ओमेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम,
अगर मान लीजिए पूरा सर्कल घुमा गया है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गई 2 पाई की, और पूरे सर्कल का, एक सर्कल का टाइम लिखा जाता है टाइम पीरियड, तो ओमेगा होता है 2 पाई बाई टीवी। और हमने फ्रीक्वेंसी को लिखा है ऐसे न्यू से, वो होता है 1 बाई टी रिलेशन फ्रीक्वेंसी। इससे पहले आप फ्रीक्वेंसी को एफ से लिख रहे थे, अब यहाँ ये सिंबल यूज करो। तो 1 बाई टी की जगह जब न्यू पुटअप करेंगे तो ओमेगा हो जाएगा आपका 2 पाई न्यू। ये छोटे छोटे रिलेशन आपको पता होने चाहिए, न्यूमेरिकल में यूज हो जाते हैं। तो रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, फ्रीक्वेंसी होता है 1 बाई टी, ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, पूरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो देखिए हम इसको ऐसे करते थे कि भाई ये मान लीजिए कि एक बॉडी है, ए से लेके बी तक घूम के गई है सर्कुलर पाथ में, एक एंगल थीटा, एक आर्क एल, रेडियस आर, तो एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन में रेडियस लिखते थे, और जी यहाँ पर थीटा इंटू में आर इज इक्वल्स टू एल। जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे ऑन बोथ साइड, क्योंकि एंगल चेंज हो रहा है और ये लेंथ भी इस तरह से चेंज होती रहेगी जैसे जैसे ये और आगे बढ़ेगा, तो यहाँ लिखा डी थीटा अपॉन में डी टी, आर कॉन्स्टेंट है सर्कल के लिए, और ये हो जाएगा डी एल अपॉन में डी टी। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है ओमेगा, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम लाइन के अलोंग, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है v, तो फॉर्मूला बनता है v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। यस, क्लियर है मेरी बात? यस सर। ये रिलेशन एक लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में। अच्छा, आपने एक रिलेशन और भी पढ़ा होगा, लीनियर एक्सेलरेशन एंड यस सर, एंगुलर लीनियर एक्सेलरेशन, एक्शन पढ़ा है, एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में। स्ट्रेट लाइन पे। तो लीनियर एक्सेलरेशन को a से लिखते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से लिख देते हैं। बट बताइए फटाफट क्या रिलेशन बनेगा, a इज इक्वल्स टू क्या रिलेशन होता है? W into L। नहीं, W नहीं आएगा यहाँ पर, W मत बोले, तो ओमेगा है वो दूसरा। a इज इक्वल्स टू आर अल्फा रिलेशन होता है भाई, रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, a इज इक्वल्स टू आर अल्फा। देखो फटाफट कैसे, v इज इक्वल्स टू तुमने पढ़ा है आर ओमेगा, इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में इसका डिफरेंशिएट कर देता हूं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, टाइम के रिस्पेक्ट में, कि भाई ये चेंज हो रही है वेलोसिटी, मान लो dv, तभी तो एक्सेलरेशन आएगी। जब पार्टिकल सर्कल में घूमेगा, तो भाई जब सर्कल में घूमेगा तो वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन आएगी, जिसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। इसकी इस लाइन के अलोंग जो एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रही है, ये टुवर्ड द सेंटर है, लेकिन इधर भी अगर स्पीड बढ़ती है तो एक और एक्सेलरेशन आ जाती है, वो एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ स्पीड के चेंज होने से। तो dv बाई dt, मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा का, तो dv बाई dt हो गया, r कांस्टेंट है, ये भी चेंज होगा फिर, कभी तो भाई थीटा इतना कवर होता है टाइम में, कभी इतना कवर होता है, तो चेंज होने की वजह से आई, तो यहाँ हो जाएगा d ओमेगा अपॉन में dt, चेंज इन लीनियर वेलोसिटी अपॉन में टाइम, लीनियर एक्सेलरेशन, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में टाइम, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, इसलिए बनता है a इज इक्वल्स टू आर अल्फा। बात समझ में आई? ये रिलेशन लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में जो जो चेंज हो रहा है उसका डिफरेंशिएशन होगा, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो dv बाई dt हो गया, और एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो d ओमेगा अपॉन में dt हो गया। बच्चों एक चीज को ठीक से समझ लो, सर्कुलर पाथ में कोई बॉडी घूम रही है तो एक तो डायरेक्शन की वजह से हो रही है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और अगर मान लो उसकी स्पीड भी कम ज्यादा हो रही है घूमते घूमते, तो यहाँ पर एक और एक्सेलरेशन है जिसको बोला जाता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए। तो ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ये चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम की वजह से होता है, और यहाँ पर फिर एक एंगुलर एक्सेलरेशन भी बनेगा जो कि डी ओमेगा अपॉन में dt होता है। ये कुछ बात है सर्कुलर पाथ के लिए, ये कुछ रिलेशन v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, a इज इक्वल्स टू आर अल्फा। चलिए मुझे बता दीजिए इन दोनों रिलेशन में से कहीं कुछ समझ में नहीं आया है, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का कुछ समझ में नहीं आया तो? यस, क्लियर है यहाँ तक?
यस सर। तो आपने ना न्यूमेरिकल्स करके देखने हैं सर्कुलर पाथ पे, आपकी बुक में न्यूमेरिकल्स हैं, और लॉज ऑफ मोशन में जैसे ही आप सेंट्रीपिटल फोर्स को पढ़ेंगे तो वहां उसके जस्ट बाद न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं। और न्यूमेरिकल्स भी बच्चों मैं बता देता हूँ, सोल्ड एग्जाम्पल में 2 ही दे रखे हैं, 70 और 71, और 5 दे रखे हैं आपके जो है इसमें प्रैक्टिस के लिए। ये आपने आज सारे क्वेश्चन करने, 5 और 2 7 क्वेश्चन आपके होने चाहिए। जो नहीं होगा वो मैं कराऊंगा, कर लोगे? करोगे सभी? यस सर। पक्का करना है। और ये यस सर। देखो, फ्रीक्वेंसी को मैंने बताया, फ्रीक्वेंसी आपको पता होनी चाहिए क्या होती है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड, एक सेकंड में कितने चक्कर लग रहे हैं, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड। कई बार न्यूमेरिकल करोगे तो ऐसे लिख देगा वो आरपीएम, पीछे यूनिट लगा देगा, रिवॉल्यूशन पर मिनट, इसको आपने बनाना पड़ेगा आरपीएस, रिवॉल्यूशन पर सेकंड, मिनट की जगह सेकंड बनाना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड, ये तो मिनट से आप उसको फिर सेकंड में कन्वर्ट करके और फिर आगे सोल्व करेंगे। इसके क्वेश्चन करते टाइम ये ध्यान में रखना है। तो चलिए आज का टाइम हो गया है, ये हमारा हमने थोड़ा सर्कुलर मोशन को किया है डिस्कस, और कल जो हम पढ़ेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा बैंकिंग ऑफ रोड सर्कुलर मोशन के अंदर। बट आज आप क्वेश्चन भी करेंगे, क्वेश्चन आपने रोज करने हैं बच्चों, जो भी टॉपिक कराया उससे रिलेटेड या पीछे से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर करते रहे साथ साथ। अपनी अटेंडेंस सभी भेजा करो अभी रोज की। ठीक है, मैं खत्म कर देता हूँ आज की क्लास को। ये पूरा आप रिवाइज कर लेंगे और न्यूमेरिकल जरूर करके देखेंगे।